थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन किया था तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है। तो उनका हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, उसका उनका बल्ब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं इन्वेंट हो गया था, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, चाहे वो हमें अपनी फील्ड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो, चाहे अपनी अपनी जो है वो मेडिसिन किसी पेशेंट को अगर आप दे रहे हो तो अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक नहीं हो रहा है तो हम उसको फिर दूसरी डोज देते हैं मेडिसिन की, ठीक है। हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को एग्रीकल्चर से किस तरीके से रिलेशन है उसका इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ये आप किसी भी टॉपिक से इसको मतलब किसी भी सब्जेक्ट से स्टैटिस्टिक्स के आप इसको रिलेट कर सकते हो। इस पूरी वीडियो में हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का, स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये आर ए फिशर हैं, इनको हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इन्होंने ही 1935 में द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एक बुक थी, उस बुक में आगे देखेंगे हम। उस बुक में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो था वो डेफिनेशन दी थी और इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, आर ए फिशर को। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का सिलेबस देखेंगे, जो कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इसका कोर्स नेम है, जो कि 511 या 512 डिफरेंट कोर्सेज में दिया जाता है। ये कौन है? ये है प्रशांता चंद्र महालनोबिस, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टैटिस्टिक्स। He was instrumental in the socio-economic development and policy formulation and the development of India's and laid the blueprint for India's development of India's second year plan from 1956 to 61। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिए कि फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये दिया था 5 ईयर प्लान का ब्लूप्रिंट। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल, CRD, RBD, LST, एनोवा क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी ट्रायल क्या होता है, नीड फॉर डिज़ाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक गुड डिज़ाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स, शेप एंड साइज ऑफ प्लॉट्स एंड ब्लॉक्स, प्लॉट्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, एनोवा क्या होता है, CRD, RBD, LST, 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। तीसरा यूनिट फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऑर्थोगोनैलिटी, पार्टीशनिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ कन्फाउंडिंग और स्प्लिट प्लॉट और स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रोडक्शन, जब हम अपनी फील्ड में किसी क्रॉप को लगाते हैं, हम उसमें इरिगेशन डालते हैं, हम उसमें फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, हम उसमें अपनी पसंद की वैरायटी डालते हैं। तो जो ये हम चीज़ें डाल रहे हैं ना, इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में फर्टिलाइजर को हम फैक्टर बोलते हैं, इरिगेशन को हम फैक्टर बोलते हैं, वैरायटी को हम फैक्टर बोलते हैं। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट होता है ये, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन जो है वो डिपेंडेंट होती है, प्रोडक्शन डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किन पर डिपेंड होती है? हमने कितना इरिगेशन डाला, हमने कितना फर्टिलाइजर डाला, हमने कितनी वैरायटी, कौन सी वैरायटी का यूज़ किया। तो ये जो है ये है। अब जैसे NPK, जैसे नाइट्रोजन का कोई फर्टिलाइजर है तो वो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है फॉस्फोरस से, ठीक है। लेकिन इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट इस प्रोडक्शन पर होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मान लीजिए ये मेरे पास अपनी फील्ड है, ये इसको मैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बोलता हूँ, इस फील्ड को, ठीक है। इस फील्ड को मैं एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बोलता हूँ। इसको मैं कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड करता हूँ। अब आप बोलोगे ब्लॉक्स में क्यों डिवाइड किया? ताकि होमोजेनिटी मेंटेन रहे। ये भी आगे देखेंगे हम क्यों होमोजेनिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 4 है। ये लेवल्स हैं इसके, ये लेवल्स हैं, ये ब्लॉक्स हैं, ये लेवल्स हैं। तो अब मैंने 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का वाटर इरिगेशन में यूज़ किया, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर का किया या 60 क्यूबिक सेंटीमीटर का किया। तो मैंने अलग अलग लेवल्स यूज़ किए उसमें अपने प्लॉट्स में। ये पूरा ब्लॉक है, ये एक प्लॉट है। इस एक प्लॉट को एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये भी आगे इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी वाले सेक्शन में। अब ट्रीटमेंट क्या होता है?
डिफरेंट फैक्टर्स जब कंबाइन हम करते हैं उनको हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन ये नहीं है, आगे देखेंगे। अब डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता क्या है, क्या होता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट? एक कंप्लीट प्लान होता है एक्सपेरिमेंट का। हमने इस ब्लॉक में 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का वाटर डालना है, एक प्लानिंग कर रहे हैं ना हम, इसमें 60 क्यूबिक सेंटीमीटर का डालना है, उसमें हम 60 क्यूबिक सेंटीमीटर का, तो मैं डिफरेंट प्लानिंग कर रहा हूं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उसी प्लानिंग को हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कंप्लीट प्लान अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू लुकिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव को देख के हम जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्लान करते हैं उसको हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इज ए प्लान सेट ऑफ टेस्ट्स ऑन द रिस्पॉन्स वेरिएबल्स विद वन और मोर इनपुट्स विच विल, किसी एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स का यूज़ करके। इनपुट्स क्या हुआ, जैसे इनपुट्स मैंने पहले ही आपको बोले थे फैक्टर्स, जैसे इरिगेशन है, वैरायटी है या फर्टिलाइजर्स है, वो इनपुट्स आए। और रेस्पॉन्स वेरिएबल क्या हुआ, प्रोडक्शन। एक प्लान सेट ऑफ टेस्ट जो कि उस मेरे रेस्पॉन्स वेरिएबल को अफेक्ट करेगा, जिससे मैं डिटरमाइन ये कर पाऊंगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। क्या मैंने जो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर का वाटर अप्लाई इरिगेशन में डाला वो यूजफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रेडिक्शन इक्वेशन डिफाइन हो रही है। एलो एफिशिएंट ऑप्टिमाइजेशन उस वैरायटी का उस क्यूबिक सेंटीमीटर के वाटर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसीलिए हमें डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की नीड होती है। इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे देखिए यहाँ पे 1935 में क्या हुआ था, रोनाल्ड ए फिशर, जो उनकी एक बुक थी द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने डिफाइन किया था डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट डिफाइन एज द लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन विच द डिग्री ऑफ uncertainty with which the inference is drawn may be well defined. इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है वो आती है सबसे पहले लॉजिकल कंस्ट्रक्शन। लॉजिकल कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम, जो उस पूरे एक्सपेरिमेंट जो था उसको हम डिज़ाइन जो करते हैं, लॉजिकल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बनाते हैं हम, ठीक है। तो इन विच द डिग्री ऑफ uncertainty with which the inference is drawn may be well defined. The subject matter of the design of experiment include planning of the experiment, obtaining relevant information from it regarding the such. अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट आपने बहुत सारे किए होंगे, जैसे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट इज अ डिवाइस आर मीन्स ऑफ गेटिंग एन आंसर टू द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। मेरे पास प्रॉब्लम है लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो अब आंसर मुझे क्या करना है, मुझे हाई प्रोडक्टिविटी लानी है ना अपनी फील्ड के अंदर, तो मैं कुछ डिवाइस का यूज़ करूँगा, कुछ मीन्स डालूंगा। अगर मैं अपनी फील्ड में कन्वेंशनली जो कि मतलब कि आने जो चलता आ रहा है उसमें मैं 20 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर वाटर में डाल रहा था उस फील्ड के अंदर, अब मैं 20 क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं डालूंगा, मैं 30 क्यूबिक सेंटीमीटर डालूंगा। फिर चेक करूंगा कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी फील्ड के अंदर, तो ये एक डिवाइस है या मीन्स है ऑफ गेटिंग एन आंसर टू द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट और आता है कंपेरेटिव एक्सपेरिमेंट। एब्सोल्यूट क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एवरेज इंटेलेक्चुअल कोशेंट किसी भी एक ग्रुप का बताना है लोगों के, या कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें मैं एक सिंगल डॉट वैल्यू होती है, एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है टू फाइंड इम्पैक्ट ऑफ ए सिंगल थिंग, एक किसी सिंगल थिंग का इम्पैक्ट। लेकिन कंपेरेटिव एक्सपेरिमेंट जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स सेम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट कल्टिवेशन प्रोसेस, डिफरेंट डाइट्स। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो सबसे छोटा डिवीजन होता है ना हमारे पास एक्सपेरिमेंट का। मैंने पीछे ही आपको बोल दिया था कि जो मैं एक प्लॉट में उसको डिवाइड कर रहा हूँ ना, प्लॉट में, ब्लॉक में नहीं, प्लॉट में, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसको मैं कहूँगा जिसमें मैं अपने ट्रीटमेंट को अप्लाई कर रहा होता हूँ, टू विच वी अप्लाई द ट्रीटमेंट एंड ऑन विच वी मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यूनिट।
उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन इन एन अ कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ, इसको समझिए आप बात को। ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन क्या हुआ, मान लीजिए मैंने अपने एक प्लॉट में किसी वैरायटी ए का यूज़ किया, दूसरे प्लॉट में किसी वैरायटी बी का यूज़ किया, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना उन अलग अलग प्लॉट्स में अलग अलग वैरायटीज़ को, तो हो गए ना ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए, वैरायटी ए वैरायटी बी, वैरायटी ए वैरायटी बी, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन इन ए कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट, उसको मैं ट्रीटमेंट बोलता हूँ। मान लीजिए मैंने उस ए ब्लॉक में वैरायटी ए का ट्रीटमेंट किया, दूसरे प्लॉट में वैरायटी बी का ट्रीटमेंट किया, तो मैं अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ना कि उसमें उसको बताता है ब्लॉक्स। वी डिवाइड द होल एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन लिटरली सब ग्रुप्स, ताकि मेरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में होमोजिनिटी मेंटेन रहे विद इन और हेटेरोजिनिटी बिटवीन, उसको हम तभी ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। उनको जो ब्लॉक्स मैंने दिखाए थे ना आपको पीछे, ऐसे ये वाले, ये ब्लॉक्स हैं, ये प्लॉट है, ये एक प्लॉट है जिसको मैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलता हूँ। इसमें मैंने अलग अलग लेवल्स पे ट्रीटमेंट, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन हो गया ना, ये 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन इन एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट, कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। ट्रीटमेंट भी हमने देख लिया। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल एरर होता है अनएक्सप्लेन्ड रैंडम पार्ट ऑफ द वेरिएशंस, या अगर ये लिखने समझनी है, अगर इसको रट्टा नहीं आप मार पा रहे हो तो छोड़ दीजिए इसको, लेकिन दूसरी डेफिनेशन को याद रखो। वेरिएशन ड्यू टू अननोन फैक्टर्स, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। एक्सपेरिमेंटल एरर होता है जब वेरिएशन आ जाती है, मतलब कि डेविएशन आ जाती है, वेरिएट हो जाता है अननोन फैक्टर्स की वजह से, एक्सट्रेनियस फैक्टर, उनको हम एक्सट्रेनियस फैक्टर्स बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल एरर रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी इन द रेस्पॉन्स वेरिएबल दैट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द ट्रीटमेंट्स, इट अराइजेज फ्रॉम अनकंट्रोल या अननोन फैक्टर्स होते हैं, जैसे ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ एक्सट्रेनियस फैक्टर, जैसे इनहेरेंट वेरिएबिलिटी है हमारे पास, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल टू द पॉपुलेशन अंडर, इनहेरेंट वेरिएबिलिटी भी तो हो सकती है ना एक्सटर्नियस फैक्टर्स में। मान लीजिए जेनेटिकली वो अलग है कुछ उसमें, तो उससे भी वेरिएशन एक्सपेरिमेंटल एरर आ सकता है। लेकिन ये लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस क्या हुआ, इसको हम डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास पॉपुलेशन है पूरी, ये पॉपुलेशन है पूरी, इसमें मैं कुछ सैंपल निकालूंगा, उसमें अगर एक्सपेरिमेंटल एरर आ गया, इसका मतलब है कि लैक है उसमें किस चीज का, रिप्रेजेंटेटिवनेस। ये सैंपल इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, ये सैंपल इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल टू द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। इनहेरेंट वेरिएबिलिटी हमने देख लिया, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस भी हो गया। इसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर को, रेप्लीकेशन, जितनी ज़्यादा रेप्लीकेशन लगाएंगे उतना कम एक्सपेरिमेंटल एरर होगा। कंट्रोल हम इसको कैसे करते हैं, लोकल कंट्रोल से, ये याद रखना। एक्सपेरिमेंटल यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फील्ड ऑन विच वी अप्लाई। ये देखा था ना हमने यहाँ पे, ये होता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट, या इसको हम प्लॉट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल यूनिट की डेफिनेशन क्लियर हो गई ना आपको। इट इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑन विच वी अप्लाई द ट्रीटमेंट। मान लीजिए ये मेरे पास पूरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, इसको मैं एक्सपेरिमेंटल, इसको फील्ड भी मैं बोलता हूँ। इस फील्ड में ये एक प्लॉट है, ये पूरा ब्लॉक है, ठीक है। इसको मैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलता हूँ, जिसमें मैं ट्रीटमेंट को, इसी एक्सपेरिमेंटल यूनिट में मैं ट्रीटमेंट डालता हूँ। ये आर ए फिशर है। मान लीजिए ये बीमार हो गए, ठीक है, मान लीजिए आर ए फिशर बीमार हो गए, ये हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में ये क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। वो पूरा हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, वहां पे एक्सपेरिमेंटल यूनिट आर ए फिशर है। आर ए फिशर को जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट है। तो तीन चीजें क्लियर हो गई, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल और ट्रीटमेंट।
अब आता है ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अब देखिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के, ताकि जो प्रिसिशन है हमारे पास वो इंक्रीज हो सके एक्सपेरिमेंट का। और हम इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एक्सपेरिमेंट के प्रिसिशन को इंक्रीज कर सके। टू इंक्रीज द प्रिसिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, तो हम 3 प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले है रेप्लिकेशन, दूसरा है रैंडमाइजेशन और तीसरा है लोकलाइजेशन। रेप्लिकेशन में क्या करते हैं, रिपीटिशन ऑफ द ट्रीटमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन सच दैट वी विल बी एबल टू एस्टिमेट द एरर। हम ट्रीटमेंट को रेप्लिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट करते हैं हम, ताकि हम एरर की एस्टिमेशन कर पाएँ। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टू स्क्योर मोर एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर हमने पहले ही देख लिया था क्या होता है, वेरिएशन ड्यू टू अननोन फैक्टर्स, ठीक है। तो टू स्क्योर मोर एक्यूरेट एस्टिमेट, उसको करने के लिए तो टू रिड्यूस द एक्सपेरिमेंटल एरर एंड देयर बाय टू इंक्रीज प्रिसिशन एंड मेक डिजाइन एफिशिएंट, रेप्लिकेशन का यूज करते हैं। रेंडमाइजेशन क्या होता है, उसमें इक्वल व्हेन ऑल द ट्रीटमेंट्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग अलॉटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, इट इज नोन एज रेंडमाइजेशन। देखिए इसमें अब टर्म्स आ रही हैं, ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, पूरा डिटेल में हमने देख लिया था। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से देखिए वीडियो, मैंने अच्छी तरह समझाया हुआ। रेंडमाइजेशन व्हेन ऑल द ट्रीटमेंट्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग अलॉटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, उसको रेंडमाइजेशन बोलते हैं। रैंडम एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स इज नॉन एज रेंडमाइजेशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ताकि ह्यूमन बायसनेस रिमूव हो जाए और अदर सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नियस वेरिएशन को जो होते हैं वो एक्सटर्नियस वेरिएशन वो कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, उनको रिमूव कराया जाए। उसके बाद आता है लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन में हम फील्ड को ब्लॉक में डिवाइड करते हैं ताकि विद इन होमोजीनियस हो जाए और बिटवीन हेटेरोजीनियस। देखिए ऐसे ब्लॉक्स में हम करते थे ना डिवाइड, उसको बोलते हैं व्हेन देयर इज हेटेरोजेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिटवीन ओवर द ब्लॉक्स, ग्रुपिंग ऑफ होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट। तो 3 हमने देख ली। अब हम देखते हैं CRD, RBD और LSD। पहले एक बार और दोबारा से सुनिए। रेप्लिकेशन में हम टू स्क्योर मोर एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर, रैंडमाइजेशन में ऑल द ट्रीटमेंट्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग अलॉटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, रैंडम एलोकेशन टू रिमूव ह्यूमन बायसनेस, ताकि ह्यूमन बायसनेस क्रीप इन ना हो जाए, तभी हम रैंडमाइजेशन का यूज़ करते हैं। लोकलाइजेशन में हेटेरोजेनिटी व्हेन देयर इज हेटेरोजेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। अब आता है CRD, RBD और LSD। CRD में जो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के, रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल, में से लोकल कंट्रोल RBD में यूज, CRD में यूज़ नहीं होता है। क्यों, सुनिए। होता क्या है, जो कंप्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन है ना, ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी सिचुएशन में, जहाँ पे होमोजिनिटी पॉसिबल है। फील्ड में हम ये यूज़ नहीं करते हैं CRD, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेटेरोजेनिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा हेटेरोजेनिटी आ जाती है, तभी हम इसको लेबोरेटरी सिचुएशन में यूज़ करते हैं। और हम इस प्रिंसिपल का यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हमारा होमोजीनियस हो, होना ही चाहिए होमोजीनियस, तो इसमें ब्लॉकिंग फिर हम परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वेरिएशन भी उधर नहीं होती है। अब देखिए जो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन और लोकल कंट्रोल। इसमें से रेप्लिकेशन और रैंडमाइजेशन इसमें तो यूज़ होता है, लेकिन लोकल कंट्रोल इसमें यूज़ नहीं होता है, क्योंकि लोकल कंट्रोल हमने देखा था कि विद इन होमोजीनियस होना चाहिए और बिटवीन हेटेरोजेनिटी को मेंटेन करता है लोकल कंट्रोल। जब हमारे पास मटेरियल ही होमोजीनियस है तब हमें लोकल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। और इसमें फर्टिलिटी ग्रेडियंट रन्स इन 0 डायरेक्शन। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम TR-1 होता है इसमें। T होता है ट्रीटमेंट, ऑब्जेक्ट्स, वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन, उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। और रेप्लिकेशन R-1। उसके बाद आता है RBD।
रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, इसमें हम मैक्सिमम ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल या लेस देन 21 करते हैं, ऑप्टिमम 5 से 12 ट्रीटमेंट्स हम इसमें यूज़ करते हैं। और इसमें फर्टिलिटी जो ग्रेडियंट है वो वन डायरेक्शन में मूव करता है। और एक्सपेरिमेंटल एरिया जो होता है उसको हम होमोजीनियस ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं हम इसको। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला R-1 T-1, उसमें क्या था T इंटू R-1, इसमें क्या है R-1 T-1, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। फर्टिलिटी ग्रेडियंट रन्स इन वन डायरेक्शन। अब लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में इसको हम इनकम्प्लीट डिज़ाइन भी बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा हमें। तो इसमें इस ऐसे दो तरीके के इसमें फर्टिलिटी ग्रेडियंट रन्स इन टू डायरेक्शन। स्क्वायर फॉर्म में होता है रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू ट्रीटमेंट, उसको परपेंडिकुलर फर्टिलिटी ग्रेडियंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फर्टिलिटी ग्रेडियंट होता है इसमें, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है T-1, एरर डिग्री ऑफ फार्मूला का T-1 T-2। तो उसमें CRD में क्या था T इंटू R-1, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला। तो RBD में क्या था R-1 T-1, इसमें क्या LSD में T-1 T-2। समझ आ गई ये बात। अब आता है स्प्लिट प्लॉट और स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन। Split plot design, when we have here we have two errors when we compare two factors at once, used when one factor is main factor and other is sub main factor. Split plot में एक फैक्टर जो होता है वो मेन फैक्टर होता है, दूसरा जो होता है वो सब मेन फैक्टर होता है। स्ट्रिप प्लॉट में टू फैक्टर्स आर मेन फैक्टर्स, बोथ फॉर बोथ लार्ज प्लॉट्स आर यूज्ड। दोनों स्ट्रिप में दोनों होते हैं और स्प्लिट में एक मेन होता है दूसरा सब मेन होता है। इसमें 2 एरर होते हैं और इसमें 3 एरर होते हैं स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन में। अब आता है हमारे पास अनोवा। अनोवा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पास अनोवा में क्या होता है। अनोवा जो था ये 1920 में जो हमारे पास फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स थे R.A. फिशर, इन्होंने दिया था एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्शन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन। ये सिग्मा स्क्वायर या एस स्क्वायर से इसको हम डिनोट करते हैं। एनोवा R.A. फिशर ने 1920 में किया था, ये तो हमें इतना पता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है ताकि हम शो कर सकते हैं डिफरेंस 2 या 2 से ज़्यादा मीन्स के बीच में। मान लीजिए ये मेरे पास एक इसका ये सैम्पल 1 है, सैम्पल 2 है, सैम्पल 3, इसका मीन है ये x1 है, इसका x2 बार है, इसका x3 बार है, इसका x1 बार है, मीन है, ठीक है। तो होता क्या है, टू शो द डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर मीन्स और कंपोनेंट्स थ्रू सिग्निफिकेंस टेस्ट। It also shows us a way to make multiple comparisons of several population means. Is performed by comparing two types of variation, the variation between the samples as well as variation within the sample. ये परफॉर्म किया जाता है हम कैसे, हम between the samples और within each sample हम वेरिएशन को देखते हैं। तो ये 3 सैंपल है, जैसे हमारे पास x1 x2 x3, इसका जो मीन है ये x1 बार है, x2 बार, x3 बार। अब देखिए आगे क्या होता है। होता क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में हम x1 x2 x3 जो ये मीन्स हैं इनको हम लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, ये डिफरेंस बताता है 2 या 2 से ज़्यादा मीन्स के बीच में, उनके एक सिग्निफिकेंस टेस्ट को करा के, ठीक है। मतलब कि इस मीन और इस मीन के बीच में क्या डिफरेंस है, इस मीन और इस मीन के, या इनके बीच में मीन्स के, इनका तीनों का मीन्स निकाल कर और फिर इंडिविजुअल मीन्स में क्या डिफरेंस है ये बताता है हमें एनोवा। ये देखिए जिसमें x1 ये वाला मीन है, फिर ये वाला मीन है, फिर ये वाला मीन है, ये तीसरा जो ये इसका, तो पॉपुलेशन मीन म्यू, ये पूरा ये जो है ना, ये पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है, तो ये अलग अलग मीन्स है। तो इसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है हमें, इसको हम कहते हैं ये क्या बताता है हमें, वेरिएशन बिटवीन द मीन्स एंड वेरिएशन विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब अजम्पशंस ऑफ एनोवा है, ठीक है, अजम्पशंस ऑफ एनोवा।
ईच पॉपुलेशन हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक पॉपुलेशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल्स आर ड्रॉन हैव द इक्वल वेरिएंस, उनको इनका जहाँ से वो सैंपल को ड्रॉन हम जिस पॉपुलेशन से हम करते हैं उनका इक्वल वेरिएंस होता है S1 स्क्वायर इज इक्वल टू X2 स्क्वायर दिस एंड सो ऑन Sn स्क्वायर। ईच सैंपल इज ड्रॉन रेंडमली एंड दे आर इंडिपेंडेंट, हर एक सैंपल को रेंडमली ड्रॉ किया जाता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे नल हाइपोथेसिस है μ1 इज इक्वल टू μ2 μ3 μ4 नो इज इक्वल टू μn। म्यू क्या है? पॉपुलेशन मीन है। HA μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 नॉट इक्वल टू μ3 नॉट इक्वल टू μ4 नॉट इक्वल टू μn। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन के लिए। सिग्मा स्क्वायर वेरिएशन को डिनोट करता है। एस है, एस भी स्टैंडर्ड डेविएशन है किसके लिए? लेकिन सैंपल के लिए, ये पॉपुलेशन के लिए है और ये सैंपल के लिए सिग्मा। अगर हमारे पास बिटवीन और विद इन ग्रेटर 1 आ गया तो हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, अगर लेस देन आ गया फिर हम फेल हो जाते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। सॉरी, मिसिंग पुल ऑफ टेक्निक। अगर बीच में कोई सैंपल हमारे पास मिस हो गया तो उसको निकालने के लिए ये कुछ ऐसा है, ये उसमें प्रैक्टिकल में होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अनोवा। देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। इट इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ओनली वन फैक्टर और वन क्राइटेरिया। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर वन फैक्टर, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर वन फैक्टर। मान लीजिए ये मेरे पास 3 सैंपल्स है A, B और C। इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो 2, 4, 6 दिस। तो इनके बीच इनका जो मीन होगा, ये कैलकुलेशन ये सम में, तो इसका नल हाइपोथेसिस हम किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे? एक्स ए बार ए का मीन, बी का मीन, सी का मीन और एक्स ए बार नॉट इक्वल टू एक्स बी बार नॉट इक्वल टू एक्स सी बार, ये इक्वल टू एक्स सी बार। ये आ गया अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे? टू स्टेट द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स। सबसे हमने देखा था ना बिटवीन द सैंपल्स और विद इन द सैंपल्स, हम उसमें वो करते हैं मेजर। बिटवीन द सैंपल्स हम करते हैं द कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑफ ईच सैंपल। सबसे पहले हम हर एक सैंपल के मीन को निकालते हैं, उसके बाद ग्रैंड एवरेज उनका निकालते हैं, एक्स ए बार प्लस एक्स बी बार प्लस एक्स सी बार डिवाइड बाई 3। ये निकल गया ना ग्रैंड एवरेज एक्स बार मतलब एक्स बार के ऊपर एक और बार। तो उसके टेक द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ वेरियस सैंपल्स और उसको स्क्वायर करते हैं फिर हम, तो सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास निकल जाता है। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एफ, सोर्स ऑफ वेरिएशन, सम ऑफ स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन ऑफ स्क्वायर और एफ, ये ऐसे निकालते हैं हम। ये क्वेश्चन है। अब आता है हमारे पास फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। ये यूनिट 3 सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ऑर्थोगोनैलिटी ऑन पार्टीशनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ कन्फाउंडिंग। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? साइमल्टेनियस टेस्टिंग इसमें हम करते हैं। मल्टीपल फैक्टर्स की स्टडी करते हैं जैसे फर्टिलाइजर, इरीगेशन, वैरायटी और उनका इंटरेक्शन सिंगल एक्सपेरिमेंट में। एडवांटेजेस वन फैक्टर एट ए टाइम के क्या है? डिटेक्ट इंटरेक्शन, इसमें इंटरेक्शन हम डिटेक्ट कर पाते हैं। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हम इसमें कर पाते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन फैक्टर्स ईच एट सेम एस लेवल्स। इसमें जैसे 2 स्क्वायर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है ना, तो 2 के ऊपर स्क्वायर होगा, जो ये स्क्वायर होगा, ये फैक्टर्स होंगे, ये लेवल्स होंगे। सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल ये तो ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी क्या हुआ? फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, अनकोरिलेटेड होते हैं। ये क्यों मैटर करता है? ईच एस्टिमेट्स डू नॉट कंटेमिनेट ईच अदर, द एस्टिमेशन ऑफ टेम्परेचर इज नॉट बायस्ड बाय टेम्परेचर। मतलब ऑर्थोगोनैलिटी क्या हुआ? एक गोल्डन रूल होता है जिसमें फैक्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इफेक्ट एस्टिमेट्स डू नॉट कंटेमिनेट ईच अदर, जो एस्टिमेशन हम करते हैं वो आपस में कंटेमिनेट नहीं होता, टेम्परेचर को प्रेशर से कोई वो नहीं होगा। वैलिड स्टैटिस्टिकल टेस्ट, नो इन्फ्लिक्टेड टाइप 1 एरर होता है इसमें। इसको अचीव कैसे करते हैं? रैंडमाइजेशन प्लस बैलेंस डिज़ाइन, ईच ऑब्जर्वेशन पर सेल, ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट इन अ 2 लेवल डिज़ाइन, ऐसे। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फैक्टोरियल फीचर, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल लेवल्स, ऑल फैक्टर्स हैव सेम लेवल्स, factors have different levels, analysis simpler, orthogonal contrast complex, require unbalanced ANOVA this। या आपको ये थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑर्थोगोनैलिटी हो गया। अब आता है पार्टीशनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ कंफाउंडिंग, फिर आता है यूनिफॉर्मिटी ट्रायल,
ठीक है। अब एक बार हम जो ये अनोवा हमने देखा था इसको एक बार और देखते हैं। देखिए क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले हम मान लीजिए हमारे पास 3 सैंपल्स हैं ए, बी और सी, इनकी अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई, उनका सम हमने पहले निकाल दिया। उसके बाद सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश करेंगे, फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें दो मीन्स के बीच जो कम से कम दो मीन्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश किया, कैलकुलेट वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स। सबसे पहले हम बिटवीन करते हैं, फिर विद इन करते हैं, ठीक है ना। पहले हम करेंगे कैलकुलेट वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स, मीन्स ऑफ ईच सैंपल। सबसे पहले हम हर एक मीन का सैंपल का मीन निकालेंगे। उसके बाद ग्रैंड एवरेज निकालेंगे, उन तीनों मीन्स का ग्रैंड एवरेज निकालेंगे। फिर हम डिफरेंस लेंगे उनके मीन्स के बीच में और ग्रैंड एवरेज के बीच में। देखिए ये क्या है, एक्स ए बार क्या है, ए का मीन, एक्स डबल बार क्या है, ग्रैंड एवरेज, उसको मैंने डिफरेंस कर दिया, ठीक है। फिर उसका स्क्वायर कर दिया। फिर बी के साथ भी वैसे ही किया, मतलब कि बी का मीन और ग्रैंड एवरेज को माइनस कर दिया। उसके बाद सी का मीन उसका ग्रैंड एवरेज से माइनस कर दिया। उसके बाद उसका स्क्वायर किया, उसके बाद उसका स्क्वायर किया, तीनों का स्क्वायर किया। अब देखिए, अब है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स। क्या होगा, 3 0 3, उसका सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल मेरे पास निकल गया। कैसे, ये प्रोसीजर था हमारे पास पूरा। एक बार और इसको देख मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया, लेकिन अगर आपको समझ नहीं है आप इसको एक बार और देख लीजिए। उसके बाद है कैलकुलेट द वेरिएंस विद इन, बिटवीन तो हो गया है ना, अब है विद इन द सैंपल। कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम ईच सैंपल, टेक द डेविएशन ऑफ द वेरिएशन। इसमें भी सेम करेंगे। ए की वैल्यूज़ उसको हम ये मीन से माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे उसका। बी की वैल्यू उसके मीन से माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे उसका। सी की वैल्यूज़ सी के मीन से माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे उसका। तो जो उसको फिर सम करेंगे, 8 + 8 + 8 24। अब इंपॉर्टेंट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एफ। सबसे पहले बिटवीन द सैंपल, विद इन द सैंपल। सम ऑफ स्क्वायर 6 आया है इसमें, सम ऑफ स्क्वायर इसमें 24 आया था। 6 आया था ना इसमें, ये 6 है, ये 24 है यहाँ पर, ये 6 नीचे 6 है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सी क्या है, सी है नंबर ऑफ कॉलम्स। कितने हैं कॉलम, 1 2 3, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो 3 - 1 2, n - सी नंबर ऑफ रोज भी, ये नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स हुआ n, वो 9 है तो 3 से माइनस करेंगे। उसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर, उसको मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे करेंगे हम, जो सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई सी - 1 और मीन सम ऑफ स्क्वायर इन विद इन द सैंपल, सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई n - सी, एफ रेशियो निकल जाता है हमारे पास। फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हाइपोथेसिस को हमें सिलेक्ट करना है या हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना है ना, ठीक, इतना हो गया। तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फैक्टोरियल फीचर, सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल लेवल्स, ऑल फैक्टर्स हैव सेम लेवल्स, फैक्टर्स हैव डिफरेंट लेवल्स, एसिमेट्रिकल होता है। अगर फैक्टर के सेम लेवल से उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, अगर फैक्टर्स के अलग लेवल है उसको हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। ये भी ऑर्थोगोनलिटी भी हमने डिस्कस कर दिया। पार्टीशनिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये क्या होता है, पार्टीशनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम -1। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्प्लिट इनटू मेन इफेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरेक्शन, दिस एरर पार्टीशनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसेप्ट। कंफाउंडिंग एक इंटेंशनल कंप्रोमाइज होता है, व्हेन इफेक्ट्स आर मैथमेटिकली इनडिस्टिंग्विशेबल, इफेक्ट ए = इफेक्ट बी प्लस नॉइस। उसमें हम इंटेंशनली खुद ही कंप्रोमाइज़ करते हैं कि भाई अगर रिड्यूस एक्सपेरिमेंटल साइज, इसमें हम एक्सपेरिमेंटल साइज को रिड्यूस करते हैं। मान लीजिए 7 फैक्टर्स 8 रन्स इंस्टेड ऑफ 128, है ना। इंटेंशनल कंप्रोमाइज में इतना पॉइंट याद रख दीजिए आप। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स, एन आइडिया अबाउट द वेरिएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। मतलब कि ये हमें एक आइडिया देता है वेरिएशन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में कितना हो रहा है। एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था हमारे पास, फील्ड, तो एक आइडिया लग जाता है कि वेरिएशन कितना है। बाय यूनिफॉर्मिटी इन विच द फील्ड एक्सपेरिमेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, प्लॉट्स, है ना, एंड सेम ट्रीटमेंट अप्लाइड इन ईच यूनिट एंड देयर यील्ड इज रिकॉर्डेड। फिर हम उसकी यील्ड को रिकॉर्ड, देखिए ये फील्ड है, इसको हमने जो यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स क्या हुआ, इसको ताकि वेरिएशन ना आए विद इन और हेटेरोजेनिटी मेंटेन रहे बिटवीन।
बाई दिस वी कैन ड्रॉ ए फर्टिलिटी कंटूर मैप, बाई दिस वी गेट वेरिएशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ द मैट, साइज ऑफ द प्लॉट। उसके बाद स्ट्रिप प्लॉट पहले ही डिस्कस कर दिया था। थैंक यू।